नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा अलग टॉपिक पर है और शायद ही आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक सुनने के लिए साथियों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मेरा आप सब से यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इस तरह की कहानियां दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी लोना चमारिन की। दोस्तों, तंत्र विद्या के बारे में आज कौन नहीं जानता। आपने भी कई सारी तंत्र विद्या की कहानी सुनी होगी, तरह तरह की काली ताकतों के बारे में जाना होगा, बहुत सारी सिद्धियों के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तंत्र साधना में महारत किसे मिली है? क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन है वो जिसने तंत्र विद्या में अच्छे अच्छे तांत्रिकों को पीछे छोड़ दिया है? तो मैं आपको बता दूं, वो तंत्र विद्या में महारत हासिल करने वाली एक स्त्री है जिसे लोना चमारी कहा जाता है। लोना चमारी को लोना चमारिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चमार जाति की थी। उसने अपनी साधना से इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि बड़े बड़े साधक उसे अपना गुरु मानने लगे हैं। आज के समय में जो भी साबर मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसमें लोना चमारी की दुहाई दी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हर साबर मंत्र का फल जल्दी मिलता है। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, जैसे कि लोना चमारी कौन थी और वो क्या कर सकती थी? तो यह सच्ची घटना है, आपके हर एक सवाल का जवाब दे देगी। दरअसल आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, वो बिल्कुल सच है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि लोना चमारी कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसी मान्यता है कि लोना चमारी आज भी जीवित है और वो अपनी साधना स्थल में आज भी लगी हुई है। ये घटना घटी थी प्रफुल्ल के साथ। प्रफुल्ल दिल्ली में रहने वाला 32 साल का एक आदमी था जो अपने साथ होने वाली पैरानॉर्मल चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो अचानक हिंसक हो जाता था, कभी भी अचानक चिल्लाने लगता था, कभी कभी अपने से छोटे पर बिना वजह हाथ उठाने लगता था और कभी कभी तो खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता था। हर दिन तो नहीं, लेकिन हर अमावस की रात को अचानक उसके बर्ताव में ऐसा बदलाव आता था मानो उसके शरीर में कोई प्रेत घुस गया हो। आंखें लाल हो जाती थी, सांसें तेज हो जाती थी, कभी कभी वो जमीन में पड़ा हुआ दर्द से तड़पता रहता था। फिर उसके साथ होने वाली इन घटनाओं ने उसे उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ना भी शुरू कर दिया था। जब वो अपने होश में होता था तो उसे चिंता होती थी कि कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे। वो समझ गया था कि उसे जल्द से जल्द अपना इलाज कराना होगा, वरना वह सच में कुछ कर बैठेगा। जब प्रफुल्ल डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे दी। प्रफुल्ल उस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही दवाइयां लेने लगा, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ग्रहण और अमावस्या की रात उसके लिए काफी दर्द भरी होती थी। प्रफुल्ल को हर छोटी सी बात पर गुस्सा जाता था, इसलिए वो खुद को शांत रखने के लिए हर समय मोबाइल फोन चलाया करता था। इन दिनों उसे ज्योतिष के बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी हो गई थी। वह हमेशा कुंडली भाग्य राशि के बारे में पढ़ता रहता था। फिर एक दिन जब वो YouTube पर एक ज्योतिष का वीडियो देख रहा था, तब उसे समझ आया कि कुंडली में लगने वाले दोष का भी जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। तब उसने सोचा कि उसे भी एक बार अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखानी चाहिए।
फिर वो अपनी कुंडली लेकर एक बड़े से पंडित के पास गया, जो हमेशा बजरंग बली के मंदिर के आगे एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे। जब पंडित जी ने उसकी कुंडली देखी तो पंडित भी हैरान रह गया। उसने प्रफुल्ल को बताया, तुम्हारी कुंडली में कोई ऐसा वैसा दोष नहीं है, प्रेत दोष है। प्रफुल्ल ये सुनकर घबरा गया। उसने कहा, क्या प्रेत दोष होता है? पंडित ने बताया, प्रेत दोष का मतलब है तुम्हारे ऊपर प्रेत का साया पड़ गया है, इसलिए तुम अजीबोगरीब हरकत करते हो। प्रफुल्ल ने पूछा, लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो मुझ पर प्रेत का साया क्यों पड़ गया? तो पंडित ने कहा, इसकी कोई भी वजह हो सकती है बेटा। हो सकता है तुमने कुछ ऐसा किया हो जो प्रेत को अपनी तरफ आकर्षित करता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे पीछे प्रेत को छोड़ा हो। आज के समय में काले जादू से ये सब कुछ बिल्कुल संभव है। प्रफुल्ल ने कहा, अरे लेकिन मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आप मुझे बताइए मैं इससे छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो पंडित ने कहा, देखो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रेत बाधा का विषय है। इसके निवारण के लिए तो तुम्हें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। तो प्रफुल्ल ने कहा, अरे अब तांत्रिक को कहाँ ढूंढूंगा मैं? प्रफुल्ल बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे फिर से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पंडित ने ये कहा कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। अब इसका गुस्सा भी प्रफुल्ल पंडित पर उतरने लगा। उसने अचानक से पंडित के बाल नोचने शुरू कर दिए। प्रफुल्ल ने कहा, तू अपने आप को पंडित कहता है, मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकता तू? पंडित को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो पंडित ने कहा, हरिओम हरिओम, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या तुम? उसने प्रफुल्ल को जोर से धक्का मारा और प्रफुल्ल नीचे गिर पड़ा। पंडित ने कहा, यह प्रेत कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, लगता है कोई पिशाच है। तुम्हें बचने के लिए जल्द ही किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, वरना तुम बच नहीं पाओगे। यह बोलकर पंडित वहां से तुरंत भाग गया। प्रफुल्ल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वो अजीब सी गुर्राहट की आवाज निकालते हुए अपने घर जा रहा था। उसे देखने वाले लोग भी घबरा रहे थे और उससे 10 कदम की दूरी से होकर ही गुजर रहे थे। जैसे ही प्रफुल्ल अपने घर पर पहुंचा, उसका गुस्सा अपने आप ही शांत होने लगा। जब उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वो जाकर चुपचाप सो गया। अगले कुछ दिन उसकी ऐसी हालत बनी रही जिस पर प्रेत ने उसके ऊपर कब्जा किया था। वह उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। फिर एक दिन प्रफुल्ल को उसके दोस्त का कॉल आया और प्रफुल्ल ने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। तो प्रफुल्ल के दोस्त ने कहा, देख प्रफुल्ल, मुझे तो यह नहीं पता कि वह तांत्रिक तेरा काम कर पाएगा या नहीं, लेकिन मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो भूत प्रेत भगाने का काम करता है। अगर तेरे ऊपर सच में प्रेत दोष है तो शायद वो तेरी मदद कर सकता है। प्रफुल्ल ने उससे उस तांत्रिक का पता पूछा। तब उसके दोस्त ने बताया, भाई वो तांत्रिक एक वीरान खंडहर के पास रहता है, वहीं पर वो साधना भी करता है। मैं तुझे उसका लोकेशन भेज देता हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रखना वो जगह बड़ी अजीब है। मैं एक बार वहाँ गया था, मुझे इतनी डरावनी आवाजें आई कि मैंने वहाँ दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं की। तो प्रफुल्ल ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा। प्रफुल्ल के दोस्त ने उसे उस तांत्रिक का पता दे दिया और अगले ही दिन प्रफुल्ल उस तांत्रिक के साधना स्थल के पास पहुंच गया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो तांत्रिक वहां था ही नहीं। प्रफुल्ल वहीं पर उस तांत्रिक का इंतजार करने लगा और ऐसे ही इंतजार करते करते रात हो गई। रात को वीरान खंडहर और भी ज्यादा खतरनाक नजर आने लगा। चारों तरफ पत्थरों से बनी बड़ी बड़ी दीवारें, कुछ टूटी फूटी सीढ़ियां और चारों तरफ गिरे हुए पत्थर ही पत्थर थे।
चारों ओर डरावनी से शांति थी। हवा की आवाज मन में डर पैदा करने के लिए काफी थी। तभी अचानक से एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थर थोड़े से सड़क पर गिरने लगे, जिसकी आवाज से प्रफुल्ल और डर गया। उसने देखा कि पत्थरों के बीच से एक सांप निकल रहा है और प्रफुल्ल उसे देखकर और ज्यादा घबरा गया। सांप फुफकारने की आवाज निकाल रहा था और वो आवाज प्रफुल्ल के रोंगटे खड़े कर रही थी। इसलिए प्रफुल्ल उस खंडहर के बाहर निकलकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। आधी रात होने को आई थी, लेकिन तांत्रिक का कोई अता पता नहीं था। फिर प्रफुल्ल ने उस अंधेरी रात में खंडहर का चक्कर लगाने की सोची। वो वहाँ इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके पीछे से गुजरा हो, लेकिन जब तक प्रफुल्ल पलटा तब तक वो जा चुका था। फिर उसे कुछ मंत्रों की आवाज आई और खंडहर के अंदर रोशनी दिखाई दी। प्रफुल्ल ने सोचा कि शायद वो तांत्रिक आ गया है, इसलिए वो सीधे दौड़ते हुए खंडहर के अंदर वापस चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि काले कपड़े पहने लंबे बाल वाला अजीब सा आदमी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और अपने मंत्र में लोना चमारी की दुहाई दे रहा है। प्रफुल्ल उसके थोड़ा पास गया और बोला, जी मैं प्रफुल्ल, मुझ पर प्रेत का साया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तांत्रिक ने तुरंत अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे और एक बार फिर से बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने कहा, कुंडली लाए हो अपनी? तो प्रफुल्ल ने कहा, कुंडली तो नहीं लाया। तांत्रिक ने आंखों से इशारा करते हुए उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। प्रफुल्ल ने वैसा ही किया, लेकिन फिर अचानक से उस तांत्रिक ने प्रफुल्ल का बाल पकड़ा और उसके सर को गोल गोल घुमाने लगा। प्रफुल्ल दर्द में चिल्लाया। तब तांत्रिक ने कहा, मेरे साबर मंत्र के बीच में आया है तू। प्रफुल्ल को फिर अचानक से गुस्सा आने लगा और वो अजीब सी आवाज निकलने लगा। उसे देखकर तांत्रिक ने उसके बाल छोड़ दिए और कहा, पिशाच का साया है तेरे अंदर। प्रफुल्ल जानवर की तरह गुर्रा रहा था और गुस्से से तांत्रिक को देख रहा था। तांत्रिक ने उसके सर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ देखने की कोशिश की। फिर उसने कहा, बहुत ताकतवर पिशाच है, किसी ने जादू टोना करके तेरे पीछे लगा दिया इसे। प्रफुल्ल थोड़ा शांत हुआ और बोला, हाँ महाराज, इसका क्या उपाय है? तांत्रिक ने कहा, लोना चमारी साधना। तुझे 21 दिनों की साधना पूरी करनी पड़ेगी, वही तुझे इस पिशाच से छुटकारा दिला सकती है। इस साधना को करने के बाद हर एक साधक को भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी से मुक्ति मिल जाती है। बोल करेगा? प्रफुल्ल ने पूछा, लेकिन कौन है वो लोना चमारी? तो तांत्रिक ने बताया, लोना चमारी कामाख्या क्षेत्र में निवास करने वाली चमार जाति की एक स्त्री है जो बहुत बड़ी जादूगरनी है। वो नीलांचल पर्वत में कामरूप नाम के स्थल पर रहती है और उस जगह पर किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर कोई पुरुष वहां चला जाए तो वापस लौटकर नहीं आता। वहां जाने वाले पुरुष को लोना चमारी पंछी बनाकर कैद कर लिया करती है। कामरूप की लोना चमारी योग इस्माइल के सदस्य है, इसलिए लोना चमारी को लोना योगिनी भी कहा जाता है। कामरूप की लोना चमारी सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली लोना चमारी है, क्योंकि उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है। वह प्रसिद्ध तांत्रिक स्त्री को अनेक तांत्रिक अपना गुरु मान चुके हैं, क्योंकि उस अकेली स्त्री ने 52 कलुओं को सिद्ध किया है और वामपंथी तंत्र साधनाओं में कलुआ तंत्र साधना सबसे मुश्किल और प्रख्यात साधना होती है और उसकी साधना से तू इस पिशाच से छुटकारा पा सकते हो। तो प्रफुल्ल ने कहा, जी ठीक है, मैं करूँगा साधना। लोना चमारिन की विधि बताइए। तो तांत्रिक ने बताया, इसके लिए तुम्हें अमावस की शाम को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना होगा।
और सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना पड़ेगा। साधना के पहले दिन 2 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखना है और अगले दिन किसी उजाड़ स्थान पर जाकर फेंक कर आना है। और ध्यान रहे, उजाड़ स्थान में भोग फेंकते समय पीछे मुड़कर मत देखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। साधना करते समय गुरु पूजन और गणेश पूजन करना होगा और उसके बाद रक्षा मंत्र से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाना है। फिर साबर मंत्र का जाप करना है। और हाँ, ध्यान रहे, यह मंत्र जाप हर दिन एक जैसा ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। 21 दिन की साधना के बाद फिर से 2 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखना और इसे अगले दिन किसी उजाड़ जगह पर इस भोग को वापस से फेंक कर आना। समझ गए? तो प्रफुल्ल ने कहा, हाँ समझ गया। तांत्रिक ने कहा, याद रखना, जब भी तुम्हें लोना चमारी की जरूरत हो तो मन में उसके साबर मंत्र का जाप करना और जो काम तुम्हें करवाना है उसके बारे में सोचना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है? तो प्रफुल्ल ने कहा, हाँ ठीक है। तांत्रिक हंसने लगा और बोला, ठीक है, फिर निकालो मेरे 5000। प्रफुल्ल चौंक गया और बोला, 5000 किस बात के? तो तांत्रिक ने कहा, अरे प्रिय, बाधा से बाहर निकालने के लिए। प्रफुल्ल के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने पैसे दे दिए। फिर प्रफुल्ल वापस अपने घर आने के लिए निकल गया। रास्ते में आते समय उसे तरह तरह की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो और ये सब पिशाच के साए की वजह से हो रहा था। भाग्य से अगले ही दिन अमावस था, इसलिए प्रफुल्ल शाम को सारी सामग्री लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया और साधना करने लगा। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो भोग को लेकर एक उजाड़ स्थान पर चला गया। उस समय तक रात हो गई थी। साबर मंत्र में लोना चमारी का नाम जपने के कारण पिशाच उस पर हावी भी नहीं हो पा रहा था। प्रफुल्ल ने भोग को उजाड़ स्थान पर फेंक दिया और बिना पीछे देखे वापस आ रहा था, लेकिन अचानक से उसे अपने पीछे पैरों की आहट सुनाई दी। प्रफुल्ल पीछे मुड़कर देखना चाहता था, क्योंकि उसे देखना था कि कहीं वो लोना चमारी तो नहीं, पर नियम के अनुसार वो पीछे देख नहीं सकता था। रात को उसी स्थान पर कुत्तों की आवाज आ रही थी। फिर प्रफुल्ल को लगा कि कोई उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वो बिना पीछे देखे तेजी से वहां से भाग निकला। फिर अगले कुछ दिन आराम से निकल गए, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे साधना कठिन होती जा रही थी। साधना की 7वीं रात थी जब प्रफुल्ल सुरक्षा चक्र के अंदर बैठकर मंत्रों का जाप कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। साधना के बीच में उसे एक औरत की छवि दिखाई दी। वो सिर्फ एक औरत की परछाई थी जो उसकी तरफ आ रही थी। प्रफुल्ल को पहली बार ऐसा कुछ दिखा था, इसलिए वो डर रहा था, लेकिन मंत्रों का जाप उसने जारी रखा। फिर उसे कान में कुछ आवाज आई जो एक औरत की थी, लेकिन उस औरत ने क्या बोला ये प्रफुल्ल को समझ नहीं आया, पर वो डर के मारे ठीक से मंत्र का जाप भी नहीं कर पा रहा था। उसे एक औरत की छवि के साथ साथ कुछ पंछियों की छवि भी नजर आ रही थी, लेकिन उसका अर्थ क्या था वो प्रफुल्ल को समझ नहीं आया। ऐसे ही वह हर रात लोना चमारी की साधना करता रहा और 21वें दिन फिर से भोग को उजाड़ स्थान में फेंकने के लिए गया। वो उजाड़ स्थान से फिर जब वो वापस लौट रहा था तो फिर से उसे पीछे की ओर से कुछ आवाज आने लगी और सुनसान इलाके में प्रफुल्ल अकेला और वापस आते समय उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे आसानी से सुना जा सकता था। प्रफुल्ल पीछे देखना चाहता था, लेकिन डर के मारे देख नहीं पा रहा था।
जैसे ही वह उस उजाड़ स्थान से बाहर निकला, अचानक से एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी और यह सुनकर प्रफुल्ल घबरा गया। प्रफुल्ल ने सोचा, साधना तो पूरी हो गई है, अब मुझे लोना चमारी की ताकत आजमा के देखनी चाहिए। उसी समय वह अचानक चलते चलते रुक गया और अपने सीने पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसके सीने और सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा और वह फिर से जानवर की तरह आवाज निकालने लगा। प्रफुल्ल सड़क पर ही बैठ गया। तभी दूर से एक बाइक आते हुए दिखे, जिसमें दो दोस्त बैठे हुए थे। उन दोनों ने जब प्रफुल्ल को सड़क पर अपना सिर पकड़ के बैठे हुए देखा, तो उन्हें लगा कि प्रफुल्ल को मदद की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ब्रेक लगाई। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? प्रफुल्ल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंख लाल देखकर वो आदमी डर के थोड़ा पीछे हट गया। दूसरे आदमी ने कहा कि क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आपको कोई मदद चाहिए क्या? लेकिन प्रफुल्ल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने बाल नोचने लगा। दोनों आदमी उसे देखकर डर गए। पहले आदमी ने अपने साथी से कहा, लगता है यह पागल है, चल यहाँ से जल्दी निकल, पता नहीं क्या कर देगा। दोनों आदमी वहाँ से तुरंत भाग गए। प्रफुल्ल सड़क पर ही इधर से उधर लौटने लगा। उसे भयंकर दर्द हो रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके साबर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और लोना चमारी की दुहाई दी। लगभग 7 बार साबर मंत्र पढ़ने के बाद उसने लोना चमारी से प्रेत बाधा दूर करने की मिन्नत की और कुछ ही देर में उसका दर्द चला गया और उसे बहुत ही हल्का महसूस होने लगा। वो सीधे बैठ गया। शर्ट उसकी पूरी पसीने में गीली हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो काफी अच्छा महसूस करने लगा, जैसे पिशाच का साया सच में उससे दूर हो गया हो। प्रफुल्ल ने सोचा, क्या सच में वह प्रेत का साया मुझसे हट गया? मुझे थोड़ा इंतजार करके देखना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि लोना चमारिन सच में है या उस तांत्रिक ने मुझे बेवकूफ बनाया है। ये सोचते हुए वो घर आ गया। फिर इसके बाद उसके साथ कोई भी अजीब चीज नहीं हुई। ना ही उसे गुस्सा आता और ना ही वो कोई अजीब हरकत करता। और फिर उसने अपनी यह बात कंफर्म करने के लिए अपनी कुंडली एक और पंडित को दिखाई और उसने भी यही कहा कि अब आपके ऊपर कोई बाधा नहीं है। प्रफुल्ल बहुत खुश हो गया और लोना चमारी पर उसे पूरा विश्वास हो गया। फिर एक दिन वो उसी तांत्रिक से मिलने गया जिसने उसे लोना चमारी के बारे में बताया था। उस रात भी तांत्रिक अपनी साधना में लगा हुआ था। जब तांत्रिक ने प्रफुल्ल को देखा तो उसने पूछा, क्या बात है, तुम फिर यहाँ? तो प्रफुल्ल ने कहा, मैं आपको बताने आया हूँ कि मैंने लोना चमारी को सिद्ध कर लिया है और अब मेरे ऊपर से प्रेत का साया भी निकल गया है। तो तांत्रिक ने पूछा, तो अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तो प्रफुल्ल ने कहा, जी मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ पर टोना जादू करने वाला था कौन? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो तांत्रिक हंसकर बोला, अरे ये तो तुम अब खुद ही जान सकते हो। प्रफुल्ल ने कहा, वो कैसे? तो तांत्रिक ने बोला, अरे तंत्र विद्या सीख कर। प्रफुल्ल घबरा गया और बोला कि क्या तंत्र विद्या और मैं? तांत्रिक ने कहा, हाँ, अगर तुम चाहो तो तंत्र विद्या सीख कर कुछ भी कर सकते हो। एक बार अगर तुमने तंत्र विद्या सीख ली तो तुम तुरंत वशीकरण, जादू टोना जैसी चीजों का तुरंत पता लगा सकते हो। और अब तो तुमने लोना चमारी को भी सिद्ध कर लिया है, तो अब अगर तुम तंत्र विद्या सीख जाओ तो हर मंत्र में लोना चमारी की दुहाई देकर अपना हर काम आसान कर सकते हो। तो प्रफुल्ल ने कहा, मतलब मैं खुद तंत्र विद्या सीख कर किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ? तांत्रिक ने कहा, बिल्कुल, मैंने भी लोना चमारी को सिद्ध किया है
और मेरी तरह कई तांत्रिक और अघोरी लोना चमारी साबर मंत्र का उपयोग करके ज्यादातर लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। तो प्रफुल्ल ने कहा, तो क्या आप मुझे तंत्र विद्या सिखाएंगे? तो तांत्रिक ने कहा, जरूर, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, क्योंकि आज के दौर में कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता है। तो प्रफुल्ल ने कहा, आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, फिर कल से ठीक 12 बजे यहाँ आ जाना। प्रफुल्ल हाँ कहकर वहाँ से चला गया। फिर अगली ही रात 12 बजे वो तंत्र विद्या सीखने के लिए तांत्रिक के पास गया। तो तांत्रिक ने उससे कहा, अपनी आंख बंद रखना और जब तक साधना पूरी ना हो जाए तब तक आंख खोलना नहीं। प्रफुल्ल ने ऐसा ही किया। अब वो तंत्र विद्या सीखने के लिए इतना बेताब हो गया था कि उसके उत्साह का कोई ठिकाना ही नहीं था। हर रात प्रफुल्ल तांत्रिक के पास आने लगा और करीब 15 दिन के अंदर तांत्रिक ने उसे तंत्र विद्या के कई सारे मंत्रों की शिक्षा दे दी। यानी अब प्रफुल्ल भी चाहे तो किसी के ऊपर भी तंत्र विद्या का वार कर सकता था और लोना चमारी के मंत्र से उसका वार इतना ताकतवर हो सकता था कि कोई भी उसका काट कर ही नहीं सकता था। तंत्र विद्या सीखने के बाद सबसे पहले प्रफुल्ल ने ये पता लगाने की कोशिश की कि उस पर टोना जादू किसने किया था। इसके लिए रात को ठीक 12 बजे उसने अपने घर के एक छोटे से बंद कमरे में तंत्र विद्या की सामग्री रख ली। उसने जमीन पर एक गोल घेरा बना दिया और उसके बीच एक खोपड़ी रखकर उसके चारों तरफ नींबू रख दिए। खोपड़ी के ऊपर उसने एक सिक्का रख दिया। उसने खुद भी काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और सामने लोना चमारी को लगाया जाने वाला भोग भी रखा हुआ था। उसने एक बड़े से कटोरे में आग जलाई और कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने लोना चमारी के साबर मंत्र का जाप शुरू किया और मन में यह सवाल किया कि उस पर जादू टोना करने वाला इंसान था कौन। उसकी आंखें बंद थी और पहले वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, पर थोड़ी ही देर में उसका हाव भाव बदलने लगा। उसे गुस्सा आने लगा। उसे पता चला कि उस पर जादू टोना करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई और छोटे भाई की पत्नी थी, जो उसकी तरक्की से जलते थे। प्रफुल्ल की शादी नहीं हुई थी। वो दिल्ली में अकेला रहा करता था और एक सिविल इंजीनियर था। उसे तरक्की पर तरक्की मिल ही रही थी और ये बात उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी को भा नहीं रही थी, क्योंकि प्रफुल्ल का छोटा भाई एक शराबी था जो कोई काम धंधा नहीं करता था और इस वजह से उसकी घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। भाई को तरक्की करता देख उसमें जलन की भावना इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक अघोरी के जरिए प्रफुल्ल पर पिशाच का साया पड़वा दिया था। हालांकि ऐसा करने की एक वजह माँ बाप की जमीन भी थी। प्रफुल्ल के पिता की वसीयत के हिसाब से उनकी जमीन दोनों भाइयों में बराबर बनी थी, लेकिन उसके भाई और भाई की पत्नी चाहते थे कि वो जमीन सिर्फ उनकी हो। इसलिए वो दोनों पिशाच के जरिए प्रफुल्ल को पागल कर देना चाहते थे ताकि जमीन उनकी हो जाए। प्रफुल्ल को जब ये सारी बात पता चली तो उसके मन में भी बदले की भावना आ गई और उसने तुरंत ही गुस्से में लोना चमारी का साबर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने रात भर तंत्र मंत्रों का जाप किया और साबर मंत्र से अपने भाई को वशीकरण के जाल में फंसाने की तैयारी कर ली। अगले दिन वो लोना चमारी का भोग वापस से उजाड़ स्थान पर फेंकने गया और वापस आ गया। लोना चमारी के साबर मंत्र करने से प्रफुल्ल को जल्द ही उसकी साधना का फल दिया और उसका छोटा भाई जल्द ही उसके वश में हो गया। प्रफुल्ल का भाई सुधीर गुजरात में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था और जुए शराब की आदत ने उसे बर्बाद कर दिया था। जब उसे पता चला कि प्रफुल्ल को
मुंबई में इंजीनियर की नौकरी मिल गई तो उसी वक्त से वो अपने भाई से जलने लगा था। उसकी पत्नी श्वेता भी जलन की भावना रखने वाली औरत थी। दोनों पति पत्नी एक अघोरी के पास गए थे और उसे पैसे देकर वो दोनों प्रफुल्ल पर जादू टोना करवा रहे थे। प्रफुल्ल को ये सब कुछ पता चल गया था और सुधीर अब उसके वश में हो चुका था। उसी रात की बात है जब श्वेता ने सुधीर से कहा, अरे वो तुमने उस अघोरी से बात किया नहीं, कब वो तुम्हारे भाई को बर्बाद करेगा। सुधीर खाना खा रहा था और उसने श्वेता की बात को नजरअंदाज कर दिया। श्वेता ने कहा, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? अरे जल्दी काम नहीं हुआ तो जमीन के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, फिर बैठे रहना हाथ पर हाथ धरे। सुधीर ने फिर कुछ नहीं कहा तो श्वेता ने कहा, किस्मत फूटी थी मेरी जो तुम मेरे पल्ले पड़ गए, निकम्मे के निकम्मे ही रहोगे। अरे कम से कम जमीन तो हथिया लो, क्या सोचा था और क्या हो रहा है। चलो मेरे साथ अभी के अभी और उस अघोरी से कहो कि जो भी करना है जल्दी करें। तुम्हारे भाई ने अच्छी जिंदगी जी ली है और अब वो मर जाए तो ही बेहतर है। श्वेता ने अपनी बात पूरी की ही थी कि अचानक से सुधीर ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और श्वेता ये देखकर हैरान रह गई। सुधीर ने कहा, अरे बस कर लालची औरत, जमीन के लिए तू मेरे भाई को मारना चाहती है। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वो अपनी जिंदगी में खुश है और मैं उसे खुश ही रहने देना चाहता हूँ। जमीन पर उसका भी हक है और उसे उसका हक जरूर मिलेगा। सुधीर ये बोलकर चला गया। श्वेता इसी सोच में सो नहीं पाई कि अचानक से उसका पति सही रास्ते में कैसे आ गया। फिर क्या था, प्रफुल्ल ने सुधीर को वश में करके उसका काफी फायदा उठाया। हर दिन वो श्वेता और उसके बीच लड़ाई लगवाता था। जब कभी सोता उसके या उसके माँ बाप के बारे में कुछ गलत बोलती थी तो सुधीर उसे बहुत मारता था। दोनों के बीच कड़वाहट आ गई थी और इसी के चलते प्रफुल्ल ने श्वेता और सुधीर का तलाक करवा दिया और उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन साथ ही उसने अपने भाई को सही रास्ते पर भी ला दिया। उसके वश में रहकर सुधीर काम करने लगा और जल्द ही उसने लोन लेकर एक रिपेयरिंग की दुकान खोल ली जो काफी अच्छी चलने लगी और वो अकेले ही अच्छी जिंदगी बिताने लगा। प्रफुल्ल भी धीरे धीरे तंत्र विद्या में माहिर हो गया और फिर उसके मन में पैसे कमाने की तरकीब आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं तांत्रिक की तरह ही लोगों को भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर जैसी चीजों से छुटकारा दिलाकर ढेर सारे पैसे कमाऊं। फिर उसने ऐसा ही किया और आसपास के गांव में काले कपड़े पहनकर जाने लगा। लेकिन वहां उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो भूत प्रेत से परेशान हो या जादू टोना के जाल में फंसा हो। फिर एक दिन वो घूमते घूमते बेलापुर नाम के एक छोटे से गांव में पहुंच गया। वो गांव बहुत ही ज्यादा छोटा था। करीब 1520 ही घर वहां पर था। उस गांव में कदम रखते ही उसे काफी ज्यादा खौफनाक शक्ति होने का एहसास हुआ। तब भी उसने देखा कि एक आदमी को कुछ लोग जबरदस्ती जमीन में घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। उस आदमी के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे और उसके माथे पर लाल रंग का टीका लगा हुआ था। उसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि वो तांत्रिक ही था। लेकिन वो आदमी अजीब सी आवाजें निकालकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। प्रफुल्ल उनके पास गया और पूछा, अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो इसे और क्या हुआ है इसे? तो एक औरत ने कहा, अरे हटो सामने से, देर हो रही है। इसे शाम तक मसान लेकर जाना है जहां इसके शरीर से भूत को निकाला जाएगा। प्रफुल्ल ने कहा, भूत? तो एक आदमी बोला, अरे हाँ इसके अंदर भूत है, देखो कैसी हरकत कर रहा है। प्रफुल्ल उस आदमी की ओर देखा। वो आदमी खुद को ही काट रहा था
तो एक आदमी ने प्रफुल्ल को बताया कि ये आदमी पहले एक तांत्रिक था, शायद कोई गलती हो गई होगी इसे अपनी साधना में, इसलिए उल्टा असर हो गया और कोई प्रेत इसके शरीर में घुस गया। तब से यह पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, कभी भी कुछ भी कर देता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है तो कभी खुद का ही सिर पीटने लगता है। मसान के अघोरी ने इसे अपने पास लाने के लिए कहा है, अब जाने दो हमें। तो प्रफुल्ल ने कहा, अच्छा अगर इसके अंदर कोई भूत है तो उसे मैं भी तो भगा सकता हूँ, कहो तो करके दिखाओ। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। तो प्रफुल्ल ने कहा, चलो किसी जगह पर चलते हैं। इसके बाद उस आदमी को लेकर उस गांव के ही एक बंजर खेत में लाया गया, जहां पर ज्यादा लोग आते नहीं थे। सब लोग उस आदमी को प्रफुल्ल के सामने छोड़कर पीछे हट गए और प्रफुल्ल ने अपने थैले से एक झाड़ू निकाला। उसने अपने और उस आदमी के आसपास घेरा बना दिया और फिर कुछ तंत्र विद्या की सामग्री रखकर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद उसने लोना चमारी की दुहाई दी और उस आदमी को झाड़ू से मारने लगा। जब भी उस आदमी को झाड़ू पड़ता तो उसके गले से एक भयानक चीख निकलती थी, जैसे कि उसके शरीर में मौजूद को मार पड़ रही हो। प्रफुल्ल उस पर झाड़ू बरसा रहा था और उस आदमी के मुंह से चीख निकलती ही गई। कुछ देर बाद वो आदमी बेहोश हो गया। तो प्रफुल्ल ने कहा, यह ठीक है, अब और थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। ये सब देखकर सब हैरान हो गए और प्रफुल्ल के नाम के चर्चे होने लगे। वो आदमी सच में ठीक हो गया था। लोना चमारी साधना सच में प्रफुल्ल को जल्दी से फल दे रही थी। इस घटना के बाद प्रफुल्ल दिल्ली वाले बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बेलापुर से प्रफुल्ल के नाम की चर्चा आसपास के इलाकों में फैल गई और जब भी जादू टोना या भूत प्रेत का इलाज कराना होता तो लोग प्रफुल्ल के पास ही जाते। हर काम करने के बाद प्रफुल्ल लोना चमारी के नाम से भोग को उजाड़ स्थान में जरूर फेंक कर आता था, क्योंकि ये बेहद जरूरी था। भूत प्रेत का इलाज करके प्रफुल्ल हजारों रुपए कमा रहा था। जब उसके पास बहुत सारे पैसे इसी काम से आने लगे तो उसने सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी भी छोड़ दी। वो इसी तरह काम करता गया और ढेर सारे पैसे कमाता गया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो पैसों के साथ साथ उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। वो कंजूस और लालची बनता चला गया। एक दिन की बात है जब उसने लोना चमारी साबर मंत्र से एक आदमी को जादू टोने से छुटकारा दिलाया और उसके बाद वह भोग को उजाड़ स्थान में रखना भूल गया। रात को सोते समय उसे इस बात का ध्यान आया, लेकिन उसने कहा, अरे जाने दो, लोना चमारी कौन सा भोग की भूखी है, कुछ नहीं होगा, फिर कभी रखूंगा। फिर इसी तरह वह अपना काम लोना चमारी से कराता गया, लेकिन कभी भी भोग को उजाड़ स्थान में रखकर नहीं आया। लोना चमारी से काम सिद्ध कराने के बाद उसे भोग चढ़ाना नियमों के अनुसार बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि लोना चमारी की कृपा साधकों पर बनी रहे। लेकिन प्रफुल्ल अब इस बात को भूल गया था। जब काफी समय तक उसने लोना चमारी को भोग नहीं दिया तो उसकी यह साधना उसके ऊपर ही उल्टी पड़ने लगी। वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी भूल भी आपके किए कराए पर पानी फेर सकती है। बस प्रफुल्ल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात जब वो अपने कमरे में आराम से सो रहा था तो अचानक से उसके कमरे का बल्ब अपने आप जलने और बुझने लगा। इससे उसकी नींद खुल गई और उसने कहा, अरे यह बल्ब अपने आप कैसे जल गया? मैंने तो सोने से पहले बंद किया था, लगता है शायद मैं भूल गया होगा और मेरी वजह से अब बल्ब भी खराब हो गया। और उसने उठकर वो बल्ब निकाल दिया और उसे रखकर वापस सो गया। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। प्रफुल्ल उठा, उसने जाकर दरवाजा खोला।
दरवाजे के सामने उसने एक औरत को खड़ा पाया, वह रो रही थी। प्रफुल्ल ने कहा, क्या हुआ? कोई मदद चाहिए क्या आपको? उस औरत ने कहा, मेरा बेटा सड़क के किनारे बेहोश हो गया है, मेरी मदद कीजिए, मुझे पानी चाहिए उसे होश में लाने के लिए। तो प्रफुल्ल ने कहा, अरे हाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ। प्रफुल्ल पानी लेने के लिए अंदर गया और जब पानी लेकर बाहर आया तो उसने देखा कि वो औरत बिना पानी लिए ही सड़क की तरफ जा रही है। प्रफुल्ल ने उसे आवाज दी लेकिन उस औरत ने पलटकर नहीं देखा। प्रफुल्ल उसके पीछे पीछे ही जाने लगा। सड़क के पास पहुंचते ही ना जाने कहां से वो औरत प्रफुल्ल के एकदम सामने से गायब हो गई और प्रफुल्ल चलते हुए अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने कहा, ये क्या हुआ? अरे वो औरत कहाँ गई? अभी तो मेरे सामने ही थी। प्रफुल्ल ने चारों तरफ देखा और उसके हाथ में पानी से भरा एक लोटा था। अचानक से एक हाथ प्रफुल्ल के कंधे पर आया और प्रफुल्ल ने डर के मारे पानी का लोटा छोड़ दिया। वो पीछे मुड़ा पर पीछे कोई नहीं था। प्रफुल्ल ने कहा, कहीं वो कोई आत्मा तो नहीं थी? खैर, मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तो लोना चमारी की सिद्धि है। यह कहकर वो अपने घर वापस लौट गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लोना चमारी अब उस पर बिगड़ चुकी है, वो भी उसकी छोटी सी भूल के कारण। घर आकर प्रफुल्ल वापस से सो गया। रात के करीब 3 बजे उसकी आंखें खुली और वो करवट बदलने लगा। फिर जैसे ही उसने पलंग के सामने रखी कुर्सी की ओर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसके सामने उस कुर्सी पर वही औरत बैठी हुई थी जो पानी लेने के लिए आई थी। वो प्रफुल्ल को देखकर डरावनी से मुस्कान दे रही थी। प्रफुल्ल उठकर बैठ गया और उसने कहा, कहाँ से आई हो तुम? अरे निकलो मेरे घर से। वो औरत फिर से वहाँ से गायब हो गई। प्रफुल्ल के पसीने छूट गए। प्रफुल्ल ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हमारी सिद्धि के बाद कोई प्रेत मेरे करीब नहीं आ पाता, तो अब क्यों? वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसने फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन जब भी वो अपनी आंखें बंद करता, उसे वही औरत और उसकी वही डरावनी मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो झट से उठकर बैठ गया और उसने कंबल ओढ़ ली। कुछ देर तक बड़ी शांति थी, लेकिन फिर अचानक से उसके टेबल पर रखा हुआ बल्ब, जिसे उसने खुद ही निकालकर वहां रखा था, वो अपने आप जल उठा और किचन में रखे हुए बर्तन, कमरे में रखी हुई हर एक चीज अपने आप हिलने लगी, जैसे कि भूकंप आने पर हिलती है। इसके बाद तुरंत प्रफुल्ल बिस्तर से उठ खड़ा हो गया और डर के मारे इधर उधर देखने लगा। उसने तुरंत लोना चमारी का साबर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। प्रफुल्ल ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे क्या किया है मैंने? प्रफुल्ल तुरंत घर से भागते हुए उस तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल गया, जिसने उसे लोना चमारी के बारे में जानकारी दी थी। वो खंडहर तक बिना रुके भागता गया। खंडहर में तांत्रिक बैठा हुआ था। प्रफुल्ल वहां हांफते हुए पहुंचा और उसने कहा, मेरे पीछे एक प्रेत पड़ गई है। लोना चमारी का मंत्र भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तांत्रिक उठ खड़ा हुआ और वो बोला, मूर्ख, कहीं तूने उसे नाराज तो नहीं कर दिया? निकल यहाँ से वरना वो मुझसे भी नाराज हो जाएगी। मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं करूँगा, जा यहाँ से और लोना चमारी से ही माफी मांग। प्रफुल्ल डर गया और हाथ जोड़कर बोला, नहीं बाबा, मेरी मदद करो, तुम जितने पैसे बोलोगे मैं दूंगा। तांत्रिक ने नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया और बोला, निकल यहाँ से वरना अभी के अभी मारकर तेरा सर फोड़ दूंगा, जा यहाँ से। प्रफुल्ल डर गया और वहाँ से भाग निकला। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कौन सी गलती कर दी है। वो बार बार मन में साबर मंत्र पढ़कर
लोना चमारी से माफी मांग रहा था, लेकिन लोना चमारी का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। सुबह होते तक प्रफुल्ल सड़क पर ही भटकता रह गया, और जब सुबह होते ही वो अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर मिट्टी में बदल चुका है और घर के सामने लोगों की भीड़ लग गई है। वो हैरान परेशान हो गया। वो बोला, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा घर मिट्टी में कैसे बदल गया? कहाँ है मेरा घर? आसपास के लोग भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी घरों में सिर्फ प्रफुल्ल का घर कैसे रातों रात मिट्टी में बदल गया? प्रफुल्ल चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और लोगों को उस पर दया आ रही थी, और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन वो अपने घर के सामने ही बैठा रहा। फिर उसे अपने भाई की याद आई और उसने कहा, सुधीर मेरे वास्तव में है, वो मुझे अपने घर में जरूर रहने देगा। प्रफुल्ल के पास थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे और उसी के सहारे वह गुजरात सुधीर के पास जाने के लिए निकल गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अब सुधीर अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और सारे शहर में उसके नाम के चर्चे हैं। सुधीर के पास बड़ा घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ था। प्रफुल्ल को उससे जलन होने लगी थी। वो सीधे सुधीर के पास गया। सुधीर घर में बैठे अखबार पढ़ रहा था। प्रफुल्ल ने कहा, सुधीर। तब सुधीर ने प्रफुल्ल को देखा और हैरान हो गया। प्रफुल्ल ने कहा, मेरे भाई। सुधीर ने कहा, भाई? अरे कौन भाई? प्रफुल्ल उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, अरे तू मुझे नहीं पहचान रहा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। सुधीर ने कहा, अच्छा बड़े भाई हो तुम, वो भाई ना जो अपने छोटे भाई को गरीबी में छोड़कर दिल्ली में मौज कर रहा था। अरे क्या हुआ? आज इस भाई की याद कैसे आ गई? तो प्रफुल्ल ने गुस्से में कहा, तू जानता नहीं है, यह गाड़ी बंगला सब तुझे मेरी वजह से ही मिला है, इसलिए मुझसे तमीज से बात कर। सुधीर ने कहा, अरे कितने बेशरम आदमी हो, मेरी मेहनत को अपने बड़प्पन का नाम दे रहे हो, निकलो यहाँ से। तो प्रफुल्ल ने कहा, ऐसा मत बोल, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, मुझे मदद चाहिए। सुधीर ने कहा, मदद तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं करूँगा। भीख चाहिए तो जाओ यहाँ से, और भी लोग हैं जो भीख देते हैं। जाओ यहाँ से अब, और बेइज्जत मत हो मेरे हाथों। प्रफुल्ल के पास कोई रास्ता नहीं था, वह बेचारा अकेले पड़ गया था। सुधीर ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। शायद लोना चमारी साधना का यही नियम था कि अगर साधक लोना चमारी को नाराज कर दे तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। हर एक तंत्र साधना में इसी बात का ही तो ध्यान रखना होता है कि कहीं छोटी सी भूल ना हो जाए, वरना उसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। प्रफुल्ल के साथ भी ऐसा हुआ। प्रेत से बचने के लिए उसने लोना चमारी साधना तो सिद्ध कर ली, लेकिन लोना चमारी सिद्ध करने के बाद लालच और कंजूसी के कारण उसे वह खुश नहीं रख पाया। आखिर में प्रफुल्ल इधर से उधर भटकता ही चला गया। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। इस वजह से वो एक भिखारी की जिंदगी जीने लगा और धीरे धीरे उसने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया। लोना चमारी ने कभी भी अपनी शक्तियाँ का गलत उपयोग नहीं किया, लेकिन अगर साधक उसे नाराज कर दे तो इसकी सजा उसे किसी न किसी रूप में भुगतनी पड़ती ही है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना, और यार प्लीज शेयर करना। और दोस्तों, मेरा ये सवाल है कि इस कहानी में प्रफुल्ल ने लोना चमारी को सिद्ध किया, तो क्या उसने ये चीज सही किया या गलत किया? क्योंकि अगर वो शैतान से या प्रेत से बचना चाहता तो उसका कोई और भी रास्ता हो सकता था।
आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय श्री काली माँ। हर हर महादेव।